को अभ्यास करेंगे। जो अभ्यास के अंदर प्रश्न दिए गए हैं, तो दिया गया है कि वायु में जलाने के पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये प्रश्न है कि वायु में जलाने के पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आप जानते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेती है। तो इस मैग्नीशियम जवाब यही हो कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाने तथा धूल इत्यादि कणों को साफ करने के लिए ही जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लिया जाता है। क्लियर हुआ ना। ये क्या बताया कि मैग्नीशियम सक्रिय धातु है और इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रक्षी परत चढ़ जाती है। इस रक्षी परत को हटाने के लिए और धूल इत्यादि कणों को भी साफ करने के लिए पहले वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लिया जाता है। दूसरा प्रश्न दे रहा है कि अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसके बाद सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, इसका संतुलित। तो पहला क्या दिया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जानते सूत्र H2 होता है, सिंपल प्रतीक के रूप में लिखना है। क्लोरीन तो Cl2 बनता क्या है आपका 2HCl। ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी वाष्प अवस्था में प्राप्त होता है। इससे जल में विलयन में आते हैं तो जल के जलीय विलयन के रूप में रहता है, लेकिन ये तो जल में विलयन नहीं है। H2 गैस है, गैस इसलिए गैसीय वाष्प अवस्था में ही प्राप्त होगा। तो ये आपका इसका समीकरण रहा। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बेरियम क्लोराइड यानी बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है PaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा Al2SO4 का होल थ्राइस और बनता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इस समीकरण को संतुलित करना है। ये समीकरण संतुलित, तो समीकरण संतुलित कैसे होगा, तो देखिए संतुलित करने के लिए ध्यान रखना होगा यहाँ 3 से गुणा कर दें, क्योंकि आपको सब बैलेंस करने के लिए आप सीधे बैलेंस लिखेंगे। ये नहीं कि अब यहाँ संतुलित करके दिखाएंगे, नहीं, आपको संतुलित समीकरण पूछा जाएगा तो आप सीधे उसको संतुलित करके वहां पर लिख देंगे। तो ये आपका 2AlCl3 प्लस 3PaSO4। अब देखिए कि संतुलित हो रहा है कि नहीं, एक बार संतुलित कर लीजिए उसको, उसके बाद उसका जांच भी कर लीजिए। एल्युमिनियम का यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सल्फेट का आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी सल्फेट का 3 हो गया। यहाँ इसमें देखिए बेरियम का 3 है, तो यहाँ भी बेरियम का 3 है। और क्लोरीन का 6 हो गया ना, तो यहाँ इससे गुणा कर देते इधर गुणा, तो 6 हो गया। तो यहाँ पर भी 6 हो जा रहा है, तो इसलिए समीकरण क्या है आपका संतुलित हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको तीसरा क्या प्रश्न पूछा गया है कि जब सोडियम को जल में मिलाते हैं तो सोडियम Na+H2 इसको जल में मिलाना है। और एक चीज ध्यान रखिए, इस पर अगर विलयन में ये भी एक को सॉल्यूशन एक क्यू के मतलब कि जलीय विलयन में ये भी एक को सॉल्यूशन में होता है, लेकिन ये बेरियम सल्फेट और छेद के रूप में नीचे बढ़ जाएगा और ये तो भी एक विलयन में ही रहेगा। तो जो तीर नीचे दिखा देते हैं वो साइड अवस्था में नीचे अवक्षेपित हो जाता है। तो अवक्षेपण की क्रिया किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछ दिया तो क्या बताएंगे कि जब कोई पदार्थ आपका जब रासायनिक अभिक्रिया में आपको पदार्थ ठोस अवस्था में यानी वह अवक्षेपित हो जाता है तो वह अभिक्रिया ही क्या होती है, अवक्षेपण की क्रिया कहलाती है। उसी यहाँ क्या पूछा गया था कि सोडियम को जल में के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है 2Na+2H2O। तो क्या होगा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आपका ये तो लिक्विड अवस्था में जल जानते ही है, सोडियम सॉलिड अवस्था में होगा और ये जलीय NaOH एक को सॉल्यूशन में मिलेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, गैस अवस्था में होगा। तीर ऊपर दिखा देते हैं तो गैस अवस्था में होता है।
इस प्रकार यह संतुलित समीकरण रहा है आपका। अगले प्रश्न भी जो अभ्यास में दिया गया है उसमें भी, इसमें तो लिखना नहीं था आपको, लेकिन अगले प्रश्न में जो प्रश्न दिया गया है उसमें आपको उसकी भौतिक अवस्थाओं को भी प्रदर्शित करना था। वैसे यहाँ भी भौतिक अवस्था प्रदर्शित कर दी हम लोग, लेकिन आगे भी भौतिक अवस्था प्रदर्शित करना है। जब जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन को अभिक्रिया कराई जाती है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, अभी देखे हैं BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और अभिक्रिया करके बता रहा है कि क्या बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनेगा। अब इसका बिलियन में लिया गया है। बिलियन के मतलब कि यहाँ A2 जल में बिलियन होगा तो एक्वास लिख देंगे, यानी A2 लिख देंगे। ये भी जल में बिलियन लिया गया है तो प्रतीक तो लिख दिए। ये अवच्छेद के रूप में प्राप्त होता है तो तीर नीचे दिखा दीजिए, सॉलिड भी लिख देंगे। और ये NaCl भी एक्वा सॉल्यूशन होगा तो A2 लिख देंगे। अब इसको संतुलित भी करना था आपको, तो संतुलित करने के लिए देख लीजिए संतुलित है कि नहीं, तो संतुलित नहीं है। तो कैसे, यहाँ Na के 2 प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2NaCl कर दें, तब तो ये संतुलित हो गया। क्लोरीन भी संतुलित हो गई। अब आपका बेरियम का 1 है तो बेरियम का 1 दिखाई दे रहा है, सल्फेट का 1 है, सल्फेट का भी दिखाई दे रहा है। अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित भी हो गया। दूसरा उसका पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो भी विलयन के साथ अभिक्रिया करती है, तो आपका सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, और अभिक्रिया हो रही है तो बन रहा है NaCl प्लस H2O। अब देखिए जल में विलयन है तो क्या लिखेंगे, AQ, ये भी जलीय विलयन है तो AQ लिख देंगे। ये आपको ये भी जल विलयन प्राप्त होता है AQ, और जल का तो लिक्विड अवस्था में तो L लिख देंगे। अब इसके संतुलित देखें तो Na का 1 है, यहाँ पे Na संतुलित है, यहाँ पर OH है और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो H2O बन गया, तो ये भी संतुलित हो गया। और अब ये क्लोरीन का, तो इसके साथ क्लोरीन संतुलित है, तो सभी अब तत्व को देख लिया गया तो संतुलित हो गया। नहीं है समझ में तो एक अलग से खाना बना लीजिएगा टेबल और उसके साथ चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार इन सवालों को देखा गया। अब चौथा सवाल पूछा गया है कि किसी पदार्थ X के किस पदार्थ X का X नाम दिया है और उसके विलयन का सफेदी में उपयोग करते हैं, तो किस पदार्थ X का उपयोग करते हैं, तो जानते हैं कि वो जिस पदार्थ का यूज करते हैं उसका नाम बताना है और उसका सूत्र भी बताना है। तो अब जानते हैं कि आपका किसका उपयोग करते हैं, चूने का ऑक्साइड होता है जिसे क्या कहते हैं, सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, CaO। इसका समान नाम क्या है, तो अनबुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको, यानी बिना बुझा चूना भी कह सकते हैं, बिना बुझा चूना, या इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। रासायनिक नाम यही है कैल्शियम ऑक्साइड, ये मार्केट नाम है बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना। और सूत्र क्या है आपका, CaO, तो ये है आपका पूछा गया है। और इसके साथ भी पूछा है कि X के जल के साथ अभिक्रिया भी दिखानी है, तो इसके जल के साथ अभिक्रिया दिखानी है तो CaO प्लस H2O बनता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये यानी जल में विलयन रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग ही सफेदी करने में किया जाता है। तो ये आपको प्रश्न था अभ्यास के अंदर ही। एक प्रश्न और दिया गया है आपका, इसमें प्रश्न ये अब क्रियाकलाप पर आधारित कर दिया है कि 1.7 क्रियाकलाप
तो 107 क्रियाकलाप को देखा जाए पेज के अंदर तो क्या है उसमें जल का बल तो घटन के संबंध में है कि जल का बल तो घटन करते हैं, तो जल का बल तो घटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, लेकिन उसके आयतन के विषय में पूछा है। तो आप इसको समझने के पूर्व अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे आपका जो ऑडियो संदेश भी बताए हैं जिसमें रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनीय बनाना, उसमें एक चीज बताए हैं कि देखिए जहां पर मोलों की संख्या, एक मोल का आयतन कितना होगा वहां बताए हैं, उसको समझ लीजिएगा कि एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। और मोल कहां से रिप्रेजेंट होता है, तो जैसे सूत्र में जो पहले गुणा किया गया है वही से मोल है, तो ये हाइड्रोजन के 2 मोल बनते हैं, इसमें ऑक्सीजन का एक ही मोल बनता है, तो 2 मोल बनेगा तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, एक मोल का 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का उसका डबल हो जाएगा यानी 44.8 लीटर। और ऑक्सीजन क्या हुआ 22.4 लीटर है। इससे क्या स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन का आयतन होता है ऑक्सीजन का आयतन कितना होता है, 2 गुना होता है। तो इससे आपको प्रश्न पूछा है कि 2 गुना क्यों है, तो इसके 2 मोल बनते हैं ना, और ऑक्सीजन कितने मोल, एक ही मोल बनते हैं। यानी द्रव्य अविनाश के नियम के अनुसार भी, द्रव्य संरक्षण के नियम के अनुसार भी क्या है, किसी रासायनिक क्रिया में द्रव्य न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है। इस कारण से बल तो घटन करते हैं तो 2 मोल आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, इसीलिए हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन के आयतन का 2 गुना होगा। एक चीज यह है कि अगला प्रश्न की लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल क्यों जाता है। आप जानते हैं कॉपर सल्फेट क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं, CuSO4। ये नीला थोथा नाम ही है, इनका रंग नीला होता है। जब इसमें कॉपर आप लोहे की कील डाल देंगे तो लोहे के कील को जब डाल करके आप प्रयोग भी कर सकते हैं, तो देखेंगे तो कुछ समय के बाद ये मार्केट में मिलता है दुकानों पर, और इसको जल में घोल देंगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा जहरीला होता है इसलिए। और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की छड़ डाल देंगे उसको निकालेंगे कुछ समय के बाद तो लोहे की छड़ आपको भूरी हो जाएगी, यानी उसको जंग जैसा लग जाएगा। और इस विलयन जो नीला रंग विलयन होता है, धीरे धीरे नीले रंग के विलयन का रंग गायब होता रहेगा, यानी वो मटमैला हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि कॉपर सल्फेट आयरन जो होता है, जो लोहे की छड़ में आपका है, वो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। जब क्रियाशील धातु रहती है तो उसके विलयन से हटा देती इस पर बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाती है। इसी कारण से विलयन का रंग बदल जाता है, यानी कॉपर सल्फेट आयरन के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लेता है और इसी कारण से विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यह था। अब एक अभिक्रिया बतानी है जो द्विविस्थापन का उदाहरण हो, मैंने द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताना है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें द्विविस्थापन, जैसे आप अभी देखे थे BaCl2 प्लस Na2SO4, तो क्या था इसमें BaSO4 प्लस 2NaCl, ये भी द्विविस्थापन का है, लेकिन शर्त लगा है कि इसको नहीं बताना है, दूसरे को बताना है, तो ये नहीं बताएंगे। दूसरा क्या, जैसे आपका है तो कई FeCl3 प्लस अभ्यास बताएं, लेकिन उसको में से बताइए FeCl3 प्लस NH4 OS, तो बन जाएगा आपका, बैलेंस करना होगा FeOS का होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl। अब देखिए बैलेंस भी है, इसमें क्या देख रहे हैं कि यहां से Fe के साथ ये OS आ गया है इसका घटक, और NH4 के साथ आपको Cl चला गया है, यानी परस्पर आयनों का या प्रमाण के समूहों का क्या हो रहा है, अदला बदली हो गया है। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ये अणु के बीच आयनों का अदला बदली हो जाता है या परमाणुओं का अदला बदली हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इन प्रश्नों का अभ्यास किया गया। अब आगे फिर हम लोग अभ्यास करेंगे।